G23 पस्त, कांग्रेस मस्त, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कल यानी शनिवार को ही बैठक हुई है, जिसके बाद G23 जो संगठन है वो पूरे तरीके से बिखरता नजर आया है। अब इस संगठन के मात्र 2 नेता ऐसे हैं जो अभी भी विरोध का झंडा लिए खड़े हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि पार्टी के विरोध में तैयार हुई G23 का अस्तित्व तकरीबन समाप्त हो गया है। एक दो नेता जरूर अभी भी विरोध में झंडा लेकर खड़े हैं, लेकिन ज्यादातर नेता या तो पार्टी के साथ आ गए हैं या फिर G23 से किनारा कर बहुत जल्द पार्टी की मुख्य धारों के साथ आ जाएंगे। पार्टी की सोची समझी रणनीति के तहत विरोध में गए नेताओं को पूरे तरीके से अलग थलग कर दिया गया है। शनिवार को आयोजित हुई बैठक में G23 के बिखराव का सबूत भी देखने को मिला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि देश की इतनी बड़ी पार्टी महज 23 नेताओं के विरोध करने से न तो खत्म हो सकती है और न ही उसे कमजोर किया जा सकता है। उनके मुताबिक पार्टी ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत विरोध करने वाले नेताओं के संगठन G23 को ही खत्म कर दिया है। वो बताते हैं कि जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद को पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाने लगी और इस गुट में फूट भी पड़ गई, यही वजह है कि गुलाम नबी आजाद ने शनिवार को आयोजित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में न सिर्फ सोनिया गांधी में आस्था व्यक्त की, बल्कि उनके अध्यक्ष पद पर बने रहने पर कोई सवालिया निशान तक नहीं उठाए। और इसी तरीके से आनंद शर्मा को भी पार्टी ने अपने खेमे में करने के लिए कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ने की तैयारियां की है। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक को कांग्रेस की कई अहम कमेटियों में स्थान देकर वापस भी लाया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कांग्रेस से नाराज लगातार चल रहे थे और इन्हीं नेताओं में शामिल थे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को उत्तर प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी में न सिर्फ सदस्य बनाया, बल्कि लखीमपुर मामले में प्रियंका गांधी के साथ एक बहुत बड़े चेहरे के तौर पर भी सामने रखा। पूरे देश और दुनिया में प्रियंका गांधी के साथ साथ अगर कोई चेहरा इस विरोध प्रदर्शन में साथ दिखा तो वो खुद दीपेंद्र हुड्डा थे और असंतुष्ट कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे थे। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा को इतनी तवज्जो देकर कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मनाया और बल्कि भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस की अहम कमेटियों में जिम्मेदारी देकर उन्हें भी वापसी उनकी कांग्रेस में कर ली है। यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर पूरे तरीके से साधा गया है G23 के नेताओं को और इन नाराज नेताओं को साधने के बाद पार्टी एक बार फिर से एक होती नजर आई है। G23 का जो समूह है, संगठन जो है, वो कहीं ना कहीं बिखराव की ओर देखने को मिला, क्योंकि अब विरोध में कांग्रेस में मात्र 2 नेता खड़े हैं जो अभी भी कांग्रेस में कुछ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको कांग्रेस में अभी भी अपनी तवज्जो की दरकार है। तो कांग्रेस की G23 की जो संगठनों की खराब है उसको लेकर अब हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। जगन्नाथ सरकार जी हमारे साथ मौजूद है, सांसद है बीजेपी से, बहुत स्वागत है सर आपका। और इसी के साथ नसीम खान जी हमारे साथ नेता कांग्रेस से मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। कांग्रेस की CWC की बैठक हुई, लगातार इसमें कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कैसे मंथन होगा और मंथन के बाद किस तरीके से तमाम चीजों को सुधारा जाएगा। अब G23 में बिखराव देखने को मिला इसी CWC की बैठक में और G23 के मात्र अब 2 नेता हैं जो अभी भी विरोध में हैं, लेकिन कांग्रेस की सुई एक बार फिर से राहुल गांधी पर आ गई है अध्यक्ष के लिए। नसीम जी। मीडिया की देन है G23 वगैरह। G23 का एक ग्रुप है कांग्रेस के अंदर और वो कांग्रेस नेतृत्व का विरोध कर रहा है। बल्कि ऐसा नहीं, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और ये आजादी से पहले की पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है और ये गाए बगाए यहाँ हमारे यहाँ पर कांग्रेस का जो नेतृत्व कर रहे हैं, कांग्रेस के लीडरशिप के अपने मत सामने आते रहे हैं। और ऐसे ही आज भी कई हम लोग आज कमजोरी के दौर में है कई प्रदेशों के अंदर, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर 5 राज्यों में चुनाव है। इसी को देखते हुए कुछ मत लोगों के सामने आए हैं और उसको पार्टी नेतृत्व संज्ञान लेती है। लेकिन इस बात का थोड़ा सा जरूर कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व ने ये इशारा किया है कि आपके जो भी मत है, हम लोकतांत्रिक देश की एक लोकतांत्रिक बड़ी पार्टी है और आपके मत पार्टी फोरम पर आने चाहिए, उनका स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी के अंदर एकाधिकार हिटलरशाही नहीं चलती है, जैसे नागपुर मुख्यालय से भारतीय जनता पार्टी का रिमोट से पूरी पार्टी को हाँका जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है।
हमारे आंतरिक लोकतंत्र है, और इस आंतरिक लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं समझ पाएगी, क्योंकि उनके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, केवल एक व्यक्ति का जो गुजरात से आया हुआ है और जो नागपुर के रिमोट से चलता है, जिसको हम ये बोल सकते हैं एन भागवत, यानी नागपुर भागवत। ये G23 कहते हैं, हम कहते हैं एन भागवत, यानी कि नागपुर भागवत। इनके यहाँ एक आदमी का एकाधिकार है, उसी के हंटर से चलती है। इसके लिए कई बड़े उदाहरण ऐसे मौजूद हैं कि जिन लोगों ने पार्टी की नीति के खिलाफ या पार्टी के नीति को लेकर कुछ सुधारों को लेकर के उसके सुझाव दिए हैं, पार्टी ने उनको एकांतवास में भेज दिया या मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है। उसके लिए कई नाम हो सकते हैं, सबसे बड़ा नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। लेकिन जहां तक हम अपनी पार्टी की बात करें, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हमारी पार्टी में राष्ट्रीय नेतृत्व की जो नीति है उनमें कोई अगर अच्छा सुझाव हो, उसको लेकर के बात की जा सकती है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी, दिक्कत सिर्फ इतनी थी, जिसको श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो हमारी अध्यक्षा हैं, उन्होंने CWC मीटिंग में स्पष्ट रूप से एक बात कही कि आपका जो भी मत है पार्टी की नीति को लेकर हो चाहे नेतृत्व को लेकर हो, उसको आप पार्टी फोरम पर करें, मीडिया के सहारे से हम तक ना पहुंचाएं। क्योंकि ये जो इतने बड़े बड़े लीडरों ने जो बयान दिया है पार्टी के नेतृत्व को लेकर के, वो इतने बड़े लीडर हैं कि वो श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारी दीदी प्रियंका गांधी जी और हमारे भैया राहुल गांधी जी से कभी भी किसी भी समय बात कर सकते हैं, पार्टी के बड़े लीडरों से बात कर सकते हैं। सिर्फ एक ये बात थी, इसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा भूकाल बना के खड़ा किया हुआ था। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये चाहती है कि पार्टी के अंदर अंतरकला बनी रहे, पार्टी के टूट हो। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस कांग्रेस को ये कहती है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और कांग्रेस के लोग अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं, कांग्रेस के लोग राष्ट्र विरोधी हैं, कांग्रेस के लोग देश विरोधी हैं, कांग्रेस के लीडरों की नीति पाकिस्तान की नीति से मैच खाती है, आतंकियों की नीति से मैच खाती है। ये आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोगों पर लगाती रही है। लेकिन जैसे ही पार्टी का कोई नेता असंतुष्ट होता है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको अपने यहाँ लेती है और एक वॉशिंग मशीन है इनके यहाँ, उसमें धो धा करके उसे राष्ट्रवादी बनाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज लोकसभा के अंदर या अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के अंदर कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं का प्रतिनिधित्व है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो काला चेहरा है पर्दे के पीछे का, जो षड्यंत्र का चेहरा है पर्दे के पीछे का, जो कि आजादी से पहले भी तथाकथित सावरकर के सहारे से अंग्रेजों के साथ मिलकर के किया करती थी, वो चेहरा आज सामने आया है। और भारतीय जनता पार्टी को आज सबसे बड़ी चिलमिलाहट ये है कि जो हमारी CWC की मीटिंग थी, क्योंकि अभी हमारे एक नेता ने कहा CWC की बैठक बुलाई जानी चाहिए, कपिल सिब्बल जी ने भी कहा कि CWC की बैठक बुलाई जानी चाहिए। तो हमारा नेतृत्व अपने लीडरों की बात को सुनता है, तुरंत CWC की बैठक बुलाई गई और उसमें श्रीमती सोनिया गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं पार्टी की अध्यक्ष हूं और जिसको जो बात करनी है वो आकर के पार्टी। ठीक है नसीम जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। जगन्नाथ सरकार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस में कलह देखने को मिल रही थी और संकट की घड़ी तो अभी भी कांग्रेस में बरकरार है, लेकिन नसीम खान जी हमारे साथ मौजूद है, नेता कांग्रेस से, वो अभी भी सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और लाल कृष्ण आडवाणी जी को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही है। क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, नसीम जी जो पहले बोला जो कांग्रेस पार्टी बेहतर लोकतांत्रिक पार्टी है, वो लोकतांत्रिक नहीं है, वो पारिवारिक है। उनका लोकतंत्र सब सारी हिंदुस्तान का है। कैसे सीताराम केसरी के वो धक्का देकर ठेंग खींचकर वो नमा दिया, पार्टी प्रेसिडेंट से हटा दिया, ये सबका याद अभी है। वो बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी नागपुर से चल रहा है, कभी गुजरात से चल रहा है, नहीं। और कांग्रेस कहाँ से चल रहा है? वो पाकिस्तान से सुझाव लेते हैं और इटाली हैंडलिंग करता है। ये तो बड़ी दुर्भाग्य है, ये लोकतंत्र नहीं है। इसलिए कांग्रेस सारी हिंदुस्तान में है। वो जो आजादी के बारे में कांग्रेस जो रोल था, वो कांग्रेस एक पार्टी नहीं है। अभी तो एक पार्टी का कोई इडियोलॉजी भी नहीं है। वो परिवार के जुड़ा है। वो जो परिवार नाम रखते हैं गांधी परिवार, ये गांधी भी झूठा गांधी है। वो आज ये पार्टी का हाल ऐसा हुआ, वो सारी हिंदुस्तान में उठ जा रहा है। कोई स्टेट में है अभी, लेकिन जहां जहां पंजाब में गड़बड़ी चल रहा है, इसलिए तो भूपेंद्र और पद देकर मैनेज कर लिया, लेकिन बेटा को अभी तक मैनेज नहीं कर पाए। इसलिए जितने दिन जाएगा वो 24 के चुनाव के बाद कांग्रेस पूरी
वो हट जाएगा, वो हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं रहेगा और कांग्रेस मुक्त भारत बन जाएगा। ठीक है, आप दोनों का स्टार्टिंग कमेंट हो चुका है। अब आप एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, डिबेट ओपन रहेगी। नसीम जी आपकी बातों में कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन नसीम जी मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे, आपने बात लालकृष्ण आडवाणी जी की यहाँ पर, जिस तरीके से अभी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो सदस्य हैं उनकी एक लिस्ट जारी हुई है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद लालकृष्ण आडवाणी को रखा गया दूसरे नंबर पर। इसी तरीके से आपने रखा ना गुलाम नबी आजाद को दूसरे नंबर पर। आडवाणी की नहीं है। आपको ये बात समझना पड़ेगा, जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ बोलेगा, भारतीय जनता पार्टी उसको साइडलाइन कर देगी। अभी नई लिस्ट आई राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उसमें मेनका गांधी और वरुण गांधी का नाम क्यों गायब कर दिया गया? जबकि वो लोग उन किसानों के हित में बोले हैं जिन किसानों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश से एक बिगुल बजाया था और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बहुमत देने का काम किया था, पूरे देश के अंदर एक मैसेज दिया था। और आपके सुब्रमण्यम स्वामी क्यों बाहर कर दिए गए? क्यों भी लगातार राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ बोल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ बोलेगा या राष्ट्रीय नेतृत्व को उससे खतरा दिखाई देगा, जैसे लालकृष्ण आडवाणी, जसवंत सिन्हा, अरुण सोरी, ये हजारों नाम हवाओं में घूम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के, जिनको साइडलाइन किया गया। लेकिन मैं अपने सांसद महोदय की एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। वो लोग अभी उन्होंने बोला है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश से खत्म हो चुकी है, एक दो जगह पर है कांग्रेस पार्टी। तो मैं स्पष्ट रूप से एक बात बताना चाहता हूं आपको, पूरा देश इस बात को, आपका टेलीविजन को, नेशनल टेलीविजन है, देख रहा है, सुन रहा है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के अंदर 2014 के बाद वो राजस्थान हमने जीता है जिस राजस्थान के अंदर मुस्लिमों की संख्या ना के बराबर है। हमने भारतीय जनता पार्टी से वो मध्य प्रदेश जीता जिसके अंदर मुस्लिमों की संख्या ना के बराबर है। हमने छत्तीसगढ़ जीता जिसके अंदर मुस्लिमों की संख्या ना के बराबर है। पंजाब के अंदर हमने सरकार बनाई जिसके अंदर मुस्लिमों की संख्या ना के बराबर है। हम लगातार नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद हमने हिंदी बेल्ट के वो सभी राज्य छीने जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले थी। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में हिंदुओं की हत्या हो रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है और हिंदुओं को डरा हुआ बता करके, हिंदुओं को खतरे में बता करके, षड्यंत्र करके दिल्ली के अंदर दो बैठे आदमी, एक प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के सहयोगी अमित शाह, कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोटों पर कब्जा करने के लिए हिंदू को प्रताड़ित करती है और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, श्रीनगर के अंदर लगातार सेना के ऊपर हमले हो रहे हैं, आम सिविलियन पे हमले हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में नागरिक मारा गया। ठीक है जगन्नाथ सरकार जी, नसीम जी कह रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो लगातार सेना पर हमले होते जा रहे हैं। ठीक है नसीम जी, मैं लूटूंगी आपके पास आपकी बातों का जवाब, आपके सवालों का जवाब जगन्नाथ सरकार जी से ले ले, मैं लूटूंगी आपके पास, समय आपको भी दिया जाएगा। जगन्नाथ जी, जिस तरीके से नसीम जी ने ये बात कही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब से बीजेपी सरकार आई है सेना पर हमले होते जा रहे हैं। देखिए, वो पहले तो जो बोला, वो जो भाजपा के खिलाफ जो बोल रहा है तो साइड लाइन में बाहर कर देते हैं, ये देखिए वो भाजपा के खिलाफ नहीं, जो राष्ट्र हित से बोलता है उनका रखता है, राष्ट्र के खिलाफ बोलता है उनका, तो हमारा तो एक इडियोलॉजी है, इसलिए इडियोलॉजी के खिलाफ जो बोलते हैं उसको साइड लाइन करना है तो दल का कानून है। आपका पार्टी कांग्रेस क्या है, परिवार के हित में जो बोल रहा है वही रहे, वो जो राष्ट्रहित के बोल रहे हैं उनका कोई दल में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा नहीं सकते। ठीक है जगन्नाथ जी, मैं बात के साथ आपको रोकना चाहूंगी, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से, बात आपकी पूरी सुनी जाएगी और चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। G23 स्पष्ट कांग्रेस मस्त, क्योंकि G23 का जो संगठन है वो उसमें अब बिखराव होता दिख रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद है, एक बार फिर से उन्हें का रुख कर लेते हैं। जगन्नाथ जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, मुझे आपको रोकना पड़ा था। कांग्रेस के जो हाल है अभी, वो जो परिवार के लिए अच्छा है, सोनिया के बारे में प्रशंसा करते हैं, उनका कोई मकसद नहीं है। वो अभी जो हाल हो रहा है वो पार्टी का
महत्व इतना कम ही आ रहा है। जहाँ इलेक्शन हो रहा है कांग्रेस 3rd-4th प्लेस मिल रहा है, सारी देश में ही हाल रहा है। गुजरात में से चुनाव हुआ, नगर निगम में देखिए आप उठ रहा है, कांग्रेस खो चुका रहा है। जो जीतता था वो भी हार गया। वो जहाँ वो यूपी में इलेक्शन हुआ उनका हाल देखिए कैसा हुआ, कौन सा प्लेस मिल रहा है। तो इसलिए वो जो 24 में चुनाव होगा सत्ता में आ पाए तो कांग्रेस का कोई नहीं रहेगा, कांग्रेस खत्म हो जाएगा, यही हालत है। उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो उनका कोई डिसिप्लिन का डिसिप्लिनरी एक्शन कमिटी नहीं है, इसलिए दल के खिलाफ जो बोलते हैं उनका भी राग देते हैं। इसीलिए हमारा पार्टी का एक आइडियोलॉजी है, जो आइडियोलॉजी आज सारी वर्ल्ड में इतना जरूरी है, जो सबका साथ सबका विकास का वार्ता हम ही दे सकते। इसलिए मोदी जी जो बोल दिया, वो आरोप लगाया मुस्लिम हिंदू, ये नहीं है। भाजपा का मुस्लिम हिंदू का अलग करने का कोई बात ही नहीं है। मोदी जी 14 के जीतने के बाद वो जो नारा लगाया, सबका साथ सबका विकास, विकास होने के बाद विश्वास बन गया, इसलिए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये नारा लगा रहा है। इसलिए जनता भाजपा का ही चुना रहे। कांग्रेस का जो हाल कैसा हो रहा है आप तो देख रहे हैं नासिम जी, ये बड़ा दुख लग रहा है। कांग्रेस का हाल है, परिवार के तरफ तो सोनिया के खिलाफ कोई नहीं है, सोनिया ही वहाँ प्रेसिडेंट रहेगा। सोनिया जितना दिन बातेगा, वो राहुल बाबा वो उनका जो कह रहे हैं आपकी बातों में जगन्नाथ जी रोल होना चाहिए, वो नहीं रहेगा, तब भी वही बनेगा नेता। किसानों को कुचला है, उसके 120 का मुजरिम आपने गृह राज्य मंत्री बनाया हुआ है। 120 का मुजरिम गृह राज्य मंत्री बनाया हुआ है आपने, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है। सब आप इसको छोड़िए, इसको निकालिए आप दिमाग से। अब आप जो है ये बताइए कि जो 120 का मुजरिम जो गृह राज्य मंत्री बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है? क्या आप प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे कि 120 का अपराधी गृह राज्य मंत्री नहीं रहना चाहिए? आप बोलिए चैनल पे, क्या 120 का अपराधी गृह राज्य मंत्री रहना चाहिए? आप बोलिए, आप सांसद हैं, आपने शपथ खाइए, संविधान की शपथ खाइए। क्या 120 का अपराधी मौजूदा जिसका लड़का जेल में हो और उससे कई किसानों के हत्या का षड्यंत्र हो, साजिश में शामिल? बोलिए, हाथ पे दिल पे हाथ रख के बोलिए, मोदी की कसम खा के बोलिए, मोहन भागवत की कसम खा के बोलिए, तथाकथित जो आप वीर सावरकर कहते हैं अंग्रेजों के मुखबिर जो थे उनकी कसम खा के बोलिए। आपने संविधान की शपथ खाई है क्या? मैं सिर्फ एक सवाल है आपका, आप छोड़ दीजिए गृह राज्य मंत्री को, टोनी पोनी को जो है, आप ये बताइए क्या कोई भी सरकार को 120 के षड्यंत्रकारी जिसपे किसानों की हत्या का इल्जाम हो, क्या वो सरकार में बने रहना चाहिए? चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो भाजपा में हो, चाहे वो समाजवादी में हो, चाहे वो लोकदल में हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे वो किसी में पार्टी में भी हो, तो क्या 120 के मुजरिम को गृह राज्य मंत्री बने रहने का अधिकार है? बताएं आप हाँ या ना में जवाब दें, सिर्फ इधर उधर की बात मत करिएगा। जगन्नाथ सरकार जी, सवाल बहुत पूछे हैं आपसे नसीम जी ने। जो मंत्री के बारे में किसान हत्या का जो आरोप लगा रहा है ये झूठा है। उनका साथ जुड़ा हुआ उसका बेटा, इसलिए वहाँ जोगीराज, देखिए जोगीराज में सभी घटना का विचार होता है, कानून से चल रहा है। इसलिए वहाँ क्या हुआ, वो गृह राज्य मंत्री का बेटा को वो पीसी में ले लिया, उनका आरोप लगाया, अरेस्ट भी कर लिया। वो विचार के साथ मैं हूँ, हमारा दल का विश्वास है। सवाल तो प्रक्रिया पर उनका जो पनिशमेंट होगा लेकिन सवाल तो प्रक्रिया पर उठाए ना जगन्नाथ जी, सवाल प्रक्रिया पर। संविधान के मुताबिक जो प्रक्रिया होती है, एक मुकदमा दर्ज होने के बाद वो उनके साथ नहीं बर्ताव किया गया ना। बात ये नहीं है, मेरे सबका बारे में लग सकते हैं, लेकिन वो जो आयु है
जहाँ तदंतर कर देखता है उनके साथ जुड़ा हुआ क्या नहीं हुआ, वो देखने के बाद ही सिद्धांत अरेस्ट करना जरूरी है। नहीं, वो उनका साथ जुड़ा नहीं हुआ, वो पॉलिटिकली उनका आरोप लगा दिया। इसलिए वो बेटा का साथ आप ये जुड़ा हुआ केस वो आरोपी है, वो विक्टिम है, इसलिए वहाँ तो उनका ऊपर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गृह राज्य मंत्री के बारे में वो आरोप झूठा है कि आप ऐसे आरोपों को, ऐसे संगीन आरोपों को आप केवल कहते हैं कि राजनीतिक आरोप लगा दिया, संगीन इल्जाम। आप मुझे ये बात बताएं, वो जो आरोप लगाया है पॉलिटिकली आरोप है। गृह राज्य मंत्री उन्होंने नहीं था इस केस में, उनका साथ कोई जुड़ा हुआ नहीं, उनका बेटा है। बेटा का विरोध में तो कानूनी कार्रवाई चल रहा है। मैं इस पे जी नसीम जी, मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूं जी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग बेशर्मी के साथ बात करते हैं कि पॉलिटिकली आरोप लगा दिया और उसके लड़के को दोषी बता रहे हैं। क्या 3 दिन पहले वहां पर भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री ने यह नहीं कहा था, जो वीडियो के साथ ऑन रिकॉर्डेड जो सबूत है कि किसानों या तो सुधर जाओ नहीं तो सुधार दी जाओगे। बिल्कुल। ये आप मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूं। बिल्कुल, ये जो बात है ये वाजिब है जगन्नाथ सरकार जी, ये जो सवाल है ना ये बहुत वाजिब है, क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी। क्या वो जिस तरीके से सत्ता में आने से पहले जो अपनी बदमाशी करते थे, क्या उसका ही रुतबा दिखा रहे हैं वो यहाँ पर? देखिए, ये नहीं, वो जो बोला जो किसान के खिलाफ जो कानून आज पार्लियामेंट में वो पास हुआ है, उनका बाद जितने दिन चल रहा है किसान आंदोलन के नाम पर, वो जो चल रहा है गुंडागर्दी, वहाँ नाचने वाला आने के लिए कोशिश की रहा है। वो दारू पीकर मूवमेंट चल रहा है, वो रोक कर आंदोलन चल रहा है, वो देश के खिलाफ है। इसलिए वो गृह राज्य मंत्री क्या बात कह रहे हैं आप? मिलिट्री एक्शन कराइए देश के खिलाफ है तो, अरे मिलिट्री एक्शन कराइए ना देश के खिलाफ है। शर्म आनी चाहिए इस देश के किसानों को, देश के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ आप बैठे हैं, पाकिस्तान के साथ बिरयानी आप खाते हैं, नवाज शरीफ के आप जाते हैं, नवाज शरीफ को आप शपथ को बुलाते हैं और बात करते हैं कि किसान इस देश का देश के खिलाफ है। उस किसान का बेटा सड़क पे पाकिस्तानी आतंकियों से लड़ रहा है, पुलिस में उसका बेटा लॉ एंड ऑर्डर के कानून को इंप्लीमेंट करा रहा है, और आप उस सेना के जवान के और पुलिस के जवान के बाप को देश के खिलाफ बोलते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए देश से। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज देश विरोधी हो चुकी है, पाकिस्तान की आतंकी नीति को पानी पिला रही है, हिंदुओं की हत्या करा रही है, हिंदुओं के साथ उत्पीड़न कर रही है। पूरी भारतीय जनता पार्टी इस देश के हिंदुओं के खिलाफ खड़ी होती है, इस देश के हिंदुओं को बर्बाद और खत्म करना चाहती है, मुख्य धारा से हटाना चाहती है, सेना को मरवा रही आतंकियों से मिलकर करके। भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को तोड़ना चाहती है, इस देश के लोकतंत्र को तोड़ना चाहती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के सांसद संविधान के साथ है, कानून के साथ है, विचार के साथ है, इसलिए जनता उनका चुनाव कर रहा है। और कांग्रेस का हालत क्या हो रहा है? आप तो जनता के साथ नहीं है, आप परिवार के साथ है, आप पाकिस्तान के साथ है, आप इटली के साथ है, इसलिए आपका हालत खराब हो रहा है। आप सोचिए क्यों आप ऐसा हालत हो रहा है? सबसे ज्यादा दिन आप नसीम जी इस तूतु महमे से बाहर निकलते हैं, इस तूतु महमे से बाहर निकलते हैं, लेकिन अहम बात आज की डिबेट में ये रही कि फिलहाल जो दोनों ही सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं देश की, वो फिलहाल एक दूसरे पर मात्र आरोप प्रत्यारोप कर रही है। ये बात काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको जिस तरीके से सेना का मसला उठाया गया यहाँ पर और किसानों का, ये हमारे देश के किसान हैं और हमारे देश की सेना है, इनके समय में तो हमें मिलकर काम कर लेना चाहिए। और ये मैं माफी के साथ आपको कहूंगी जगन्नाथ सरकार जी, लेकिन जो आपकी बात है कि ये आंदोलन देश के खिलाफ है, ये वाकई बहुत
सराहनीय तो नहीं कहा जाएगा इसको, देखिए बिल्कुल भी, ये वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात आपने कही। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये मुद्दा गर्माता जा रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस में कहीं ना कहीं मंथन के बाद तमाम स्थितियां सुलझी हैं, उसके बाद देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनावों में किस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन रहता है और किस तरीके से तमाम चीजों को सुधार कर जो 3 राज्य कांग्रेस के पास है, क्या एक बार फिर से आगामी विधानसभा चुनावों में वो उनको बचा पाएगी या नहीं, ये देखना अहम होगा।